हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10th। सब्जेक्ट है साइंस, जो रिसेंटली पेपर हुआ है अभी 2024-25 में। तो साइंस का पेपर, इसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जो आपके जो है फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर है सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 1, select from the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is heat। तो यहाँ पर पहली बात है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी दिख रही है, और दूसरी चीज़ आपको देखना है कि कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हीट जरूरी है। तो यहाँ पर पहला वाला जो अल्टरनेट है H2O और H2 और O2 में जो है डिकम्पोज हो रहा है। यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रोलिसिस की, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसको तो इलेक्ट्रोलाइसिस की ज़रूरत है। बी वाला पोर्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, और ये डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर और ब्रोमीन में। तो यहाँ पर किसकी हमें ज़रूरत पड़ती है? लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और सी वाले को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ही नहीं। यहाँ पे दो जो है रिएक्टेंट्स हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें एक रिएक्टेंट्स दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही नहीं है। डी वाले पोर्शन में फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट डिकम्पोज होके कन्वर्ट होता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पर इस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक देन वाई गैस इज लिबरेटेड। हियर वाई इज। अब आपको ध्यान देना, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी है। जहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा, कोई भी मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल और बेस के बीच में रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी है। तो यहाँ पर जिंक क्या है? मेटल है। जिंक क्या है? मेटल है। और ये क्या है? बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वॉशिंग सोडा की जहाँ तक बात है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, और ये होता है कितना? यहाँ पे 10H2O होता है। तो यहाँ पर भी क्या है? वाटर है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CSO4 2H2O, ये जिप्सम का होगा। यहाँ भी वाटर है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और 5H2O, यहाँ भी वाटर है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2HCO3, नहीं 2 नहीं होता है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा, यहाँ पे वाटर नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस पे नहीं है, तो ये आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर बोलते हैं बच्चों NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये, NaHCO3 फार्मूला होता है। और इसके साथ में टार्ट्रिक एसिड भी होता है, प्लस में टार्ट्रिक एसिड।
टार्टरिक एसिड। तो ये मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर का। एक होता है बेकिंग सोडा भी होता है। बेकिंग सोडा में क्या होता है, NaHCO3 होता है, और NaHCO3 तब रिएक्ट कर जब फूड को जल्दी बनाने के लिए आप मतलब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी होता है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन बेकिंग सोडा में क्या है कि बेकिंग सोडा खाने में कुछ एसिड होना चाहिए, तब बेकिंग सोडा जो है काम करता है। दोनों का काम जो है खाना बनाने में किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल खाने में अगर एसिड ना भी हो तब भी करेगा बेकिंग पाउडर काम। और बेकिंग सोडा में क्या, बेकिंग सोडा तभी काम करेगा जब खाने में क्या हो, एसिड हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। फिलहाल हमें पूछ रखा है कि बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, तो हमारा आंसर होगा सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड आमतौर पर कौन से होते हैं, नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। तो ये याद होना चाहिए आपको। मेटेलिक ऑक्साइड ज़्यादातर क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। केवल जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को छोड़ के ये एम्फोटेरिक होते हैं। दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। लेकिन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब इनमें से जो ABCD दे रखा है, इनमें जो नॉन मेटल होगा वही क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है 281। अब ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये मेटल है। ये इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, 28 द्वारा 10 81। तो ये भी क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है तो मेटल होगा। C 28 द्वारा 10 8 और ये 2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये भी मेटल होगा। 16 का चेक करके देखते हैं, 2 8 और ये 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल है। तो इसका मतलब यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड कौन बना सकता है, D बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, मसल्स दैट कंट्रोल एग्जिट ऑफ वेस्ट मेटल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज एनल इंस्पेक्टर। इसका आंसर है, क्या होता है कि एनस के जो रेक्टम से जो मसल्स बनी होती हैं, सर्कुलर मसल्स, और इनसे जो है वेस्ट मटेरियल जो है मतलब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायलेशन होता रहता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट होता है। तो ये इन मसल्स का नाम है एनल इंस्फिंक्टर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो कौन से ऐसे हैं, ये है कैस्क्यूटा, अमरबेल एंड टेपवर्म। ये प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन प्लांट को किल नहीं करते। बाकी की चीज़ें जैसे मशरूम है, मशरूम तो डेड चीज़ों को ही खाता है, डेड चीज़ों पे ही उगते हैं, जो जैसे डेड प्लांट रिमाइंडर्स हैं या फिर एनिमल रिमाइंडर, उन पे मशरूम उगाती है। और अमीबा तो है ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंटली जो है सरवाइव करता है। लेकिन यहाँ पे कैस्क्यूटा एंड टेपवर्म क्या हैं, ये पैरासाइट्स में आते हैं एक्चुअली में। तो C इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। एस्ट्रोजन, ओवरी, ये क्या है, फीमेल हार्मोन्स है, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन जो ओवरी से सीक्रेट होता है। यहाँ पर B वाले पार्ट में थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन सीक्रेट होता है और पैंक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट होता है। यहाँ पर मिसमैच कौन सा है, C, क्योंकि एडेलाइन कहाँ से सीक्रेट होता है, एड्रेनल ग्लैंड से होता है ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर मैनी एक्शंस इन ह्यूमन बॉडी विच आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। Actions such as blood pressure, salivations and vomiting are controlled by which part of human brain?
तो ये सब किससे कंट्रोल होता है? मेडुला इन हिंड ब्रेन। मेडुला से क्या क्या कंट्रोल होता है? ब्लड प्रेशर होता है, हमारा जो एक्सहेल इनहेल हम करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, सलाइवेशन, वोमिटिंग, ये सब कुछ कंट्रोल कहाँ से होता है? मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवल्स इज एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे हाइड्रोट्रोपिज्म नहीं हो सकता है। ये काम किस में होता है? रूट्स का मूवमेंट क्या होता है? डाउनवर्ड जाती है अर्थ में पानी की ढूंढ में, तो उसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी, जैसे रूट्स में ये भी होता है जियोट्रोपिज्म की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी तरफ रूट्स का क्या होता है? टेंडेंसी होती है। और इसका एग्जाम्पल ये भी है बनियान ट्री में जो रूट्स डेवलप होती हैं ब्रांचेज में भी, तो वो क्या होती हैं? डाउनवर्ड्स होती हैं, तो वो जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। चेमोट्रोपिज्म क्या होता है? किसी केमिकल्स के रिस्पॉन्स में प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है उसको चेमोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब्स है, जो फ्लावर में पोलन ट्यूब्स है, मान लीजिए फ्लावर है, ये फ्लावर है और यहाँ पर क्या है? ये है ओवरीज, यहाँ पे होता है यूटेरस जो प्लांट्स का होता है, स्टिग्मा, और यहाँ पर क्या होते हैं? पोलन्स होते हैं। तो पोलन्स का झुकाव, इसका मूवमेंट हमेशा किस तरफ होता है? इस तरफ होता है, ताकि जो है ये जो है जो ओविल्स है, ओविल्स और पोलन्स क्या हो सके? आपस में फर्टिलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पर से एक्स से क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल्स निकलते हैं, ताकि वो केमिकल्स ये पोलन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो इनका झुकाव या इनका मूवमेंट क्या होता है? इस केमिकल्स की वजह से होता है, जो एक्स से निकलते हैं जो केमिकल्स, जैसे कैल्शियम आयन वगैरह। तो ताकि जो है एक्स और पोलन का क्या हो सके? फर्टिलाइजेशन हो सके। तो केमिकल्स के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट का, उसको चेमोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो इसलिए ये क्या होगा? आंसर चेमोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज विल बी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिचुएशन क्या है? एक कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, और यहाँ पर बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में लोकेट किया जाता है। तो इसकी इमेज कैसे बनती है? तो इसकी इमेज बनती है, मान लें यहाँ पे सी है, तो इसकी इमेज बनेगी, एक रेज गई ऐसे और इसको एडवांस करके सी से पास आउट होती है और इसी रास्ते वापस आ जाएगी रेज। तो और एक रेज हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे पोल में जाएगी, इंसिडेंट होके, और ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज मिलेंगी नहीं, तो हम पीछे डॉटेड लाइन में बनाएंगे, तो क्या हो गया? ये इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो क्या दिख रही है आपको? ये इमेज इनलार्ज दिख रही है, वर्चुअल दिख रही है। तो आंसर क्या है? बिहाइंड द मिरर इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए लाइट रे कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड। अब डेंसर मीडियम जैसे कि ये क्या है? ग्लास है, यहाँ पे लाइट रे आती है, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर तो ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। लेकिन जैसे ही ये जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दोबारा जाएगी, तो लाइट रे क्या हो जाएगी? इट विल बेंड अवे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द phenomena of scattering of fine beam of sunlight entering through a small hole in the smoke filled room is known as। तो जैसे कि रोशनदान से कभी लाइट अंदर किचन में इंटर करती है, तो क्या होता है? उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं आपको, तो वही टिंडल इफेक्ट है। तो यही बता रहा है ये, स्मॉल होल स्मोक्ड फील्ड रूम इज नोन एज। तो क्या होगा? टिंडल इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस
किसकी वजह से होता है, सिलियरी मसल्स से होता है। क्या है कि सिलियरी मसल्स अगर क्या होंगी, अगर दूर की चीज़ आपको देखने तो सिलियरी मसल्स क्या होता है, एक्सपेंड हो जाती हैं, और अगर नज़दीक की चीज़ देखने सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो फोकल लेंथ किससे डिसाइड होती है, सिलियरी मसल से, आई की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे आंसर है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी इकोसिस्टम का पार्ट है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं, डियर्स, काउज वगैरह कंज्यूमर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। जो रिमाइंडर्स होता है, एनिमल्स और प्लांट्स के रिमाइंडर्स होते हैं, उनको जो मिट्टी में मिला देते हैं उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, जैसे ये सारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं। केवल पॉल्यूटेंट्स हैं। अब पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। तो पॉल्यूटेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भले ही प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स के द्वारा क्रिएट की गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। या फिर जो एक्स्ट्रा है, एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो तो प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैन मेड पॉल्यूटेंट्स हैं उसका कोई लेना देना नहीं है इकोसिस्टम में, जैसे गाड़ी के द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हाउ मच % ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट दैट फॉल ऑन देयर लीव्स टू कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो कोई प्लांट्स है, प्लांट्स में जो लीव्स है सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट का केवल 1% जो लाइट एनर्जी है वो क्या होती है, ये कंज्यूम करता है प्लांट्स। बाकी की 99% क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और क्या हो जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो केवल 1% ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, टी आंसर होगा। Question number 17 to 20 consist of two statement assertion A and reason R. Answer these questions selecting the appropriate options given below. तो यहाँ पर दे रखे हैं कि A and R are true and R is correct explanation of A। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये both A and R are true and R is not the correct explanation of A। ये B हो जाएगा। A true है, R false है, तो C। A false है तो R true, तो D। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिखा रहा एजर्सन ए, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों की रिएक्शन करके क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकलती है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो ये बात ट्रू है। रीजन आर में बता रहे हैं इन द अबव रिएक्शन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। तो यहाँ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही बल्कि हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो एजर्सन ए हमारा ट्रू हो जाएगा और रीजन आर के हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। Question number 18, assertion A, ventricles of human heart have thicker muscular walls than the atria do। तो ventricles have to pump blood into various organs। R में बता रहा है ventricles have to pump blood into various organ, ये बात सही है। और पहले वाली जो assertion है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये, क्योंकि वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड पंप आउट करना पड़ता है, इसलिए इसकी मसल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है ब्लड पंप आउट करने के लिए। तो ये रीजन एक्सप्लेनेशन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, एजर्सन ए है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो ये बात फैक्ट है कि हाइपरमेट्रोपिया का जो पेशेंट होता है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, ये बात ट्रू है। रीजन आर देखते हैं, ए डाइवर्जिंग लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई एज इट कैन प्रोवाइड एडिशनल फोकस। अब डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, एक्चुअली में हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फोकल लेंथ बड़ी हुई होती है आई लेंस की। अब फोकल लेंथ अगर बड़ी होगी, क्योंकि मान लीजिए ये क्या है, आई है, ये है आई। अब यहाँ पर फोकल लेंथ बड़ी हुई इतनी होती है कि जो है इमेज कहाँ बनती है, इमेज नियर बाई ऑब्जेक्ट की कहाँ बनती है, ये बनती है
रेटिना के बाहर बन जाती है। तो रेटिना के बाहर का इमेज बनेगी तो क्या इसका फोकल लेंथ बड़ी भी है, तो हमें कौन सा लेंस है यहाँ पे, हमें चाहिए होगा एक्चुअली में कन्वर्जिंग लेंस, जो क्या कर सके इस फोकल लेंथ को कम कर सकते हैं। नेट फोकल लेंथ कम होगी तभी जाके इमेज यहाँ पे बनेगी ऐसे। तो हमें चाहिए कन्वर्जिंग लेंस ना कि डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या है, ए हमारा ट्रू है लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो हमने ये टाइप कर रखा है। एजसन एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो ये बात सही है। रीजन आर में बता रहा है फॉरेस्ट इज ए नेचुरल इकोसिस्टम वेयर एज एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये बात मतलब कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जो एक्वेरियम है उसमें जो है बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो ह्यूमन बीइंग्स ने अपने आप कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है उसके अंदर। यानी मिट्टी भी होती है, पानी भी होता है, वो खुद लगाते हैं हम, तो होता है, तो उसके अंदर भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा, तो इसलिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन फॉलोइंग केसेस व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सड इन वाटर। तो आपको केवल केमिकल रिएक्शन लिख देनी है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO और वाटर के साथ मिक्सअप करना है इसका, तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोडक्ट CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बैलेंस आप देख रहे हैं, तो बैलेंस है केमिकल रिएक्शन, तो ए में तो यही लिखना है केमिकल रिएक्शन। राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन फॉलोइंग केसेस, तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पर क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। तो इसको रिएक्शन को क्या रहेंगे, नेम ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन ये जो कौन से टाइप की है, ये रिएक्शन है एक तो दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है, क्योंकि हीट भी निकल रही है इस रिएक्शन में, तो हम इसको बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों आपको ऐसे करके स्लैश मार के लिख देना है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड पार्ट बी पार्ट में है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट फॉर सम टाइम। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl जब इसको सनलाइट से एक्सपोज किया जाता है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, ये क्या करेगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। सिल्वर क्या होगा सॉलिड फॉर्म में, और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो क्या होगा, इसके कलर पे फर्क पड़ेगा। तो पहले ये वाइट कलर का पाउडर था, वाइट कलर, और अब हो जाएगा ये ग्रे। सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे होता है। तो कौन सी रिएक्शन है ये, तो बेसिकली तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि लाइट की वजह से हो रही, तो हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन है, फोटो डिकम्पोजिशन। तो ऐसे लिख देना आपको। क्वेश्चन यहां पर सेकंड पार्ट जो है चॉइस का है, राइट वन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद इट्स केमिकल इक्वेशन। तो सबसे कॉमन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी टेक्स्ट बुक में वो क्या है, अगर हम ये सेकंड पार्ट का ए आंसर होगा इसका, आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4, और इधर कॉपर फ्री हो जाएगा। ये सॉलिड है, इसमें लिखेंगे AQ एक्वस सॉल्यूशन। तो ये कौन सा है, ये ब्लूइश कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है, लाइट ग्रीन।
और कौन से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब है बी, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डिफिनेशन आपने ये देनी है, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिडॉक्स का मतलब RED का मतलब होता है रिडक्शन, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। तो दोनों रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, उसको क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर फ्री हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है वैसे, लेकिन ये क्या है, क्योंकि जिंक का यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो जिंक क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर सल्फेट में क्या है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो ये कॉपर सल्फेट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो इसलिए दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। A substance X is a white powder and on mixing with water changes to a hard solid mass Y containing two molecules of water of crystallization. Identify X and Y and write the chemical equation when X is mixed with water to form. तो आपको हिंट दे रखा, जो इस बेसिस पे आपने केमिकल रिएक्शन लिखनी है। इसका सॉल्यूशन होगा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, आपने केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में बहुत सारे क्या हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, होने वाले हैं। तो उसमें से एक है POP, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, CaSO4 और ये होगा हाफ H2O। तो ये याद होना चाहिए फार्मूला। ये क्या है, X है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करा के क्या बनता है, ये याद होनी चाहिए पूरी रिएक्शन आपको। तो क्या बन जाता है, CaSO4। अभी दोनों हाफ H2O, 1 and हाफ H2O दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2H2O, जो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक इसको बोलते हैं जिप्सम। ये है जिप्सम। तो ये Y है जो बना, ये X है, तो X तुम्हारा ये हो जाएगा और Y आपका जिप्सम हो जाएगा, जो हार्ड सब्सटेंस होता है, और ये पाउडर होता है। तो इसको POP बोलते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यही था क्वेश्चन नंबर 22। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट पार्ट है, गिव रीजन व्हाई डियर हैज़ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन टाइगर। तो डियर की इसलिए होती है कि डियर प्लांट्स खाता है, प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज होता है, जिसको डाइजेस्ट करना टफ होता है। इसलिए ज़्यादा टाइम में क्योंकि ये डाइजेस्ट होगा, तो इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर हो जाती है। और क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है, तो वो क्या होगा, उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है टाइगर की, क्योंकि उसको मीट खानी होती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऐसे, Deer have a longer small intestine than tigers due to their plant-based diet, which is rich in cellulose and harder to digest. Herbivores like deer need a longer digestive tract to break down fibrous plants and absorb nutrients efficiently. The extended small intestines provides more time and surface area for this process. In contrast, tigers are carnivores and their meat-based diet is easier to digest. As a result, they have a shorter digestive tract as meat breaks down more quickly and requires less time for nutrient absorption. Diet difference shape the length of their intestines. तो बच्चों, इसमें से जितना आपको मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, उसके लिए डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए लॉन्गर इंटेस्टाइन चाहिए स्मॉल वाली। और टाइगर क्योंकि मीट जो है बेस प्रोडक्ट जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उसको सॉल्टर इंटेस्टाइन से उसका काम चल जाता है, इसलिए वो एडेप्टेड है सॉल्टर इंटेस्टाइन के लिए। तो आपने केवल 2 पॉइंट लिखने हैं, हालांकि यहाँ पे बड़ा दिख रहा है आपको, ये 2 पॉइंट लिख देने बस।
अब है क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड पार्ट, वाई देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम प्लांट ड्यूरिंग डे। तो वैसे तो डे टाइम में प्लांट्स रेस्पिरेशन तो करते ही हैं, बगैर रेस्पिरेशन के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स प्राइमरीली अंडरगो फोटोसिंथेसिस, लेकिन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी होती है। अब उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो इन करता है। इन दिस प्रोसेस दे यूटिलाइज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इस समय इन्वायरमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेता है, रेस्पिरेशन बहुत कम करता है। तो नेट जो इनटेक है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो रिलीज नहीं करता। रात के टाइम में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती, तो रात के टाइम में वो रिलीज करता है 100%। ऐसा नहीं कि डे टाइम में रेस्पिरेशन नहीं करता, लेकिन कंपैरिजन जो इनटेक है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो रिलीजिंग है उसके कंपैरिजन में ना के बराबर होती है। तो नेट हम कह सकते हैं कि इनटेक ही करता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के वक्त। तो उसका कारण है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का होना, ये मेन कारण है। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के लिए क्या होता है, एक प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन करता है, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स स्पेलिंग है CYTOKININS, साइटोकाइनिन्स। तो ये सेल डिवीजन जरूरी होती है क्योंकि अडेप्ट करना पड़ता है प्लांट्स को अलग अलग इन्वायरमेंट में, तो सेल डिवीजन जरूरी है। बी पार्ट है इनहिबिट्स ग्रोथ। तो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, कहीं कहीं पे ग्रोथ होना ठीक नहीं होता प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, तो वहाँ पर ये हार्मोन्स क्या है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब ग्रोथ को रोकता है। तो क्या नाम है इसका, एब्सिसिक। एब्सिसिक। तो ये प्लांट हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एलोंगेशन ऑफ सेल्स, यानी प्लांट को टॉल होना होता है, तो ये जरूरी है उसको ग्रोथ करे। क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम का हार्मोन प्लांट को, सेल्स को क्या करता है, एलोंगेशन करता है, यानी उसको खींचता है, लंबा होता है, यानी प्लांट लंबा होता है। इसकी वजह से सेल लंबी हुई तो ही प्लांट लंबा होगा ना। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो ये वाला प्लांट हार्मोन होता है जिबेरेलिन। जिबेरेलिन, GEBBERELLIN, जिबेरेलिन। तो ये आपको याद होने चाहिए सारे हार्मोन्स, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इस फाइनल के। सेकेंड पार्ट है नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्शन। बीटिंग ऑफ हार्ट किसके द्वारा होता है, मेडुला। ज्यादातर इनवॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये ब्रेन का पार्ट है जो बीटिंग ऑफ हार्ट, रेस्पिरेशन वगैरह जो इनवॉल्यूंटरी मसल को कंट्रोल करता है ज़्यादा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो याद होना चाहिए। थिंकिंग को कौन करता है, सेरेब्रम। ये बिगेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, सेरेब्रम। सी है मेंटेनिंग पोस्चर एंड इम्बैलेंस, ये कौन करता है, सेरिबेलम। जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं जितने भी जो है जिम्नास्टिक वाले, फ्लेक्सिबल करके जो है दुनिया भर की वैरायटी ओलंपिक में देखा होगा, तो ये सब पोस्चर एंड बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है, ये करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है सेम, यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यही आंसर है इसका, मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज मियोपिया डिफेक्ट अराइज, मेंशन 2 रीजन। तो इसके 2 रीजन हैं। मियोपिया एक्चुअली में होता क्या है, आई बॉल एक्चुअली में ऐसी होती है स्फेरिकल शेप की ऑलमोस्ट। तो आई बॉल क्या होता है, इसका एलोंगेशन हो जाता है, ऐसी हो जाती है ओवल शेप की।
और इसीलिए इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो क्या होता है, हमें दूर की चीज़ों का जो इमेज है वो कहाँ दिखता है, ये आई लेंस हो गया और ये हो गया रेटिना, तो बीच में ही जो है कन्वर्ज हो जाता इसकी वजह से। जबकि रेटिना में इमेज बननी थी, यहाँ बननी थी, बन जाता है बीच में। और क्योंकि आई लेंस के नियर होता है इसलिए इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। तो म्योपिया एक तो इस वजह से एलोंगेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। दूसरा रीज़न है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है डोम शेप का एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये ऐसे डोम शेप की होती है यहाँ पे, जो आई लेंस का पार्ट है। तो यहाँ पर ये क्या होती है, बल्ज्ड हो जाती है। बल्ज्ड मतलब रेस्ट ऑफ आई तो ऐसी है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है कैसा हो जाता है, ऐसे बाहर आ जाता है। इस वजह से भी जो है म्योपिया एराइज हो सकता है। तो नेट फोकल लेंथ फिर क्या होता है, डिक्रीज होती है इस वजह से भी। तो जो है हम यहाँ पर लिखेंगे बल्जिंग ऑफ कॉर्निया। तो ये दो रीजन हो गए म्योपिया के। अगला क्वेश्चन है, नेम द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन। तो हमें बहुत सारी जो है जो भी टर्म्स यूज होते हैं फूड चेन में वो लिखने हैं। तो क्या होंगे, इसका आंसर ऐसे लिख देना आपको, इन ए फूड चेन वेरियस टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स और लेवल्स कॉमनली रिफर टू एज ट्रॉफिक लेवल्स। हियर आर द मेन टर्म्स एसोसिएटेड विद दीज लेवल्स। आगे आपको ये लिखना ज़रूरी है, आगे आप ये चीज़ लिखो ना लिखो। प्रोड्यूसर सबसे मेन है, ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे डियर्स वगैरह, हर्बीवोर्स बोलते हैं जिनको। तो आपको हेडिंग लिखनी है यहाँ पे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स हो सकते हैं। और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हॉक्स जैसे कार्निवोर्स, लॉयंस, टाइगर्स वगैरह हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। और लास्ट में जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं, एनिमल्स डेड हो जाता है, डिकम्पोजर, जिसको सेप्रोफाइट्स में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो उसको क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं पूरी तरह से, मतलब सॉइल में मिला देते हैं। और इस प्रकार से जो एनवायरनमेंट में जो साइकिल होती है उसको मेंटेन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह जो है, ये सब साइकिल को मेंटेन करने वाले होते हैं। इनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स, डेट्रीवोर्स बोलते हैं जिनको। तो ये टर्म्स जो हैं फूड चेन में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट, व्हाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर से समझिए आप इसको। मान लिया कोई प्लांट्स है, अब प्लांट्स में क्या है, पेस्टिसाइड डाला, ये पेस्टिसाइड डाला, पेस्टिसाइड्स प्लांट्स की रूट एब्जॉर्ब करेंगे कुछ ना कुछ, और ये सीड्स में चले जाएगा, सीड्स में चले जाएगा। और कुछ पानी की वजह से बह के ये क्या है, तालाब में भी बह जाएगा पेस्टिसाइड्स। अब तालाब में क्या होंगी, छोटी मछलियाँ होंगी, पहले छोटी मछलियों के अंदर जाएगा, फिर बड़ी मछली खाएगी इसको, बड़ी मछली के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर ह्यूमंस है, अब ह्यूमंस क्या करेगा, पहले तो इस सीड्स को क्या खाएगी, गोट भी खाएगी। अब ह्यूमन ने क्या करा, ह्यूमन ने सीड भी खाया, क्योंकि डाइवर्स डाइट होने की वजह से सीड्स भी खाता है, मतलब गेहूं का आटा वगैरह जो भी है, चावल वगैरह जो भी है वो भी खाता है, और फिर गोट भी खाएगा। अब यहाँ से छोटी मछली भी खाएगा, बड़ी मछली भी खाएगा। तो इस वजह से कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स किस में ज़्यादा होगा, आप देख सकते हो ह्यूमन में ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन, क्योंकि ये टॉप लेवल में है, फूड चेन के टॉप लेवल में है, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में है, इसलिए कंसंट्रेशन क्या होगा, इस पे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिख देना है। इस चीज़ को एक्चुअली में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल हाई होता जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ जो केमिकल्स है वो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको
समझाने के लिए लिखा, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बायोलॉजिकल मैग्नीज रिफर्स टू द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स in organism at higher trophic levels within a food chain. As small organisms absorb these substances, predators consuming them accumulate higher concentration, leading to potential health risk in top consumers, including humans. As humans occupy a higher trophic levels and consume a diverse diets, they often end up with the highest concentration of pesticides in their bodies. तो बच्चों अगला तो क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन? द पीएच ऑफ ए सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम टू गार्डन्स ए एंड बी was found to be 6.1 and 5.3 respectively. The soil of which garden is more acidic? Justify your answer. State with reason what would happen to the plant growth in garden B. तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देना है कि टर्म पीएच क्या है। तो टर्म पीएच एक्चुअली में पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और पीएच बेसिकली एक स्केल होता है। क्या होता है? पीएच इज ए स्केल measuring basicity and acidity of a solution. तो कौन सा सॉल्यूशन बेस है, कौन सा बेस क्या है, मतलब कौन सा सॉल्यूशन बेस है, कौन सा सॉल्यूशन एसिड है। तो इसके लिए पीएच स्केल होता है जो कि कहाँ होता है? 0 से लेके 14 तक, इस रेंज में। ज़्यादातर सॉल्यूशन इसी रेंज में आते हैं। अब क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है द पीएच ऑफ सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम टू गार्डन्स ए एंड बी। तो ए गार्डन की जो सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 6.1। और बी गार्डन की सॉइल है जो उसका पीएच है कितना? 5.3। तो यहाँ पर पूछ रहा है द सॉइल ऑफ व्हिच गार्डन इज मोर एसिडिक। तो क्योंकि यहाँ पर 6.1 क्या है? ग्रेटर देन 5.3। तो इसका मतलब बी गार्डन जो होगा उसकी सॉइल क्या होगी? एसिडिक होगी। तो ये वाली सॉइल क्या होगी? एसिडिक। जस्टिफाई योर आंसर बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें पीएच वैल्यू कम होने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर, इसलिए ये क्या है? एसिडिक है। स्टेट विद रीजन व्हाट वुड हैपन टू द प्लांट ग्रोथ इन गार्डन बी। तो गार्डन बी में जो प्लांट की ग्रोथ हो किस प्रकार से होगा? तो गार्डन बी को किस प्रकार से इफेक्ट करेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इफेक्ट ऑफ एसिडिक सॉइल टू प्लांट ग्रोथ। इफ द सॉइल इज मोर एसिडिक तो इट कैन नेगेटिवली इफेक्ट प्लांट ग्रोथ। Many soil microorganisms that help decompose organic matter and fix nitrogen are less active or die off in acidic condition. तो क्या होते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होंगे? वो किल हो जाएंगे। किल हो जाएंगे तो ये इफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट की साइकिल को। नाइट्रोजन साइकिल क्या होगी? नाइट्रोजनियस जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बनेंगे नहीं तो सॉइल क्या होगी? इनफर्टाइल हो जाएगी या उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी एसिडिक होने की वजह से। दिस कैन रिड्यूस द सॉइल्स फर्टिलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स। और जब ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? रुक जाएगी, उसको प्लांट की ग्रोथ सफ़र करेगी। एज सॉइल बिकम्स मोर एसिडिक, एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कुछ एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम जैसे मैग्नीज बिकम मोर सॉल्युबल, ये क्या होंगे? सॉइल में सॉल्युबल हो जाएंगे। और टॉक्सिक लेवल क्या हो जाएगा? प्लांट्स में बढ़ जाएगा। तो एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी कैन इनहिबिट रूट ग्रोथ, जो रूट की ग्रोथ को रोक देगी एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी बढ़ने से। मेकिंग इट हार्डर फॉर प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर, तो वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन क्या होगी? रूट्स की कम हो जाएगी। तो ओवरऑल प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी? सफ़र करेगी इसमें सॉइल की एसिडिक होने की वजह से।
अब है अगला क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन नंबर 28। शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ए का सॉल्यूशन होगा तो MgCl2, इसका हमें बनाना है क्या, तो इसमें क्या करेगा, मैग्नीशियम आयन कैसे बनता है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो +2 आयन बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का एटम क्या करेगा, क्लोरीन के 2 एटम हैं यहाँ पे, दोनों एटम क्या करेंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, तो क्या बनेगा, क्लोरीन का आयन बनेगा। तो ये हो गया। अब क्या है, ये पॉजिटिव आयन बन गया, ये नेगेटिव आयन बन गया, दे विल स्टक टुगेदर एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बन जाएगा इन दोनों के बनने से, यानी आपको ऐसे लिख देना है Mg +2 Cl। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करके जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेम द फॉलोइंग बैलून लाइक स्ट्रक्चर वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो ये क्या है, ये एल्यूलाई है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन आरबीसी, तो क्या हो जाएगा, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है और ऑक्सीजन को सारे टिश्यूज में सेंड करता है। हेमोग्लोबिन पिगमेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, आरबीसी। सी है पार्ट वेयर एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। तो ये क्या है, नसल कैविटी। नसल कैविटी में क्या होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, जो क्या है डस्ट पार्टिकल्स हो गया और बाहरी जो पैथोजन्स होते हैं बैक्टीरिया, उनको क्या करता है, म्यूकस की वजह से जो है वो बाल में क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और वो फिल्टर करके अंदर एयर जाती है। तो ये क्या है, इस पार्ट का नाम नसल कैविटी, नसल कैविटी के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए रिफ्लेक्स आर्क, एक्सप्लेन विद ए सुटेबल एग्जांपल। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है एक्चुअली में, तो आपको इसका आंसर ऐसे दे देना, रिफ्लेक्स आर्क अलाउ फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई विदाउट द नीड फॉर कॉन्शियस थॉट, प्रोवाइडिंग ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द बॉडी। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जैसे कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, नहीं तो हमारी बॉडी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये रोल है रिफ्लेक्स आर्क का। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे के बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे फिंगर हॉट वाटर में लग जाती है या हॉट वाटर को हम टच करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स कौन से हैं, हीट और पेन वाले। तो ये हीट और पेन वाले रिसेप्टर्स मैसेज को रिसीव करते हैं और उसको सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको साइनेप्स करते हैं ये मैसेज, और साइनेप्स करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स में ये मैसेज जाता है और ये मैसेज कहाँ चले गया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, रिले न्यूरॉन्स होता है। तो रिले न्यूरॉन्स में ये क्या है, फिर साइनेप्स होता है, यानी मैसेज साइनेप्स हो गया सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन्स, और रिले न्यूरॉन से फिर यहाँ कहाँ वो चले जाएगा, मोटर न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन्स दोबारा से जो है उसी पॉइंट पे, उसी जगह पे क्या होगा, यहाँ मसल्स में मैसेज देगा, मसल्स में जो न्यूरॉन होगा उसको मैसेज देगा और फिर क्या होगा, रिजल्टिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट मसल मतलब कि हाथ आपका अचानक उड़ जाएगा। तो ये इसलिए क्योंकि ये आर्क बन रहा है इस टाइप का,
तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो आपको स्टेप वाइज ऐसे समझना है कि सबसे पहले मैसेज किस में जाता है, रिसेप्टर में, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर क्या है, इंटीग्रेशन सेंटर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ जाएगा, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो रिले न्यूरॉन्स है उसके ज़रिए मोटर न्यूरॉन को मैसेज जाएगा और वापस उसी जगह में जहाँ पे सफरिंग हो रही है तो वहाँ जाएगा मैसेज, और उसके बाद रिजल्ट क्या हो जाएगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इफेक्टर। तो इस प्रकार से दिखा देना आपको एग्जाम्पल इसका। क्वेश्चन नंबर 31, लिस्ट द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, तो क्या क्या होती हैं, इसका आंसर होगा, एक तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, मीनिंग इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। द इमेज appears to behind the mirror at the same distance as the object in front of it। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी जब बायां हाथ देखते हो आप प्लेन मिरर में तो वहाँ क्या दिखेगा इमेज में, राइट, और राइट का लेफ्ट दिखेगा, तो उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रेज योर राइट हैंड द इमेज इन द मिरर विल अपियर टू रेज इट्स लेफ्ट हैंड। तीसरा है सेम साइज बनती है और अपराइट होती है। तो अपराइट का मतलब इरेक्टेड इमेज होती है। द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड इज अपराइट। तो अपसाइड डाउन नहीं होती, जैसे कि किस में होती है, जैसे कि कॉन्केव मिरर में होती है। द इमेज अपीयर्स आइडेंटिकल इन हाइट एंड विड्थ टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक बता देनी है। अगला है क्वेश्चन, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का रूल क्या है, लॉज क्या है, पहला लॉज है इसका कि जैसे ये प्लेन है, यहाँ लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये कोई दूसरा मीडियम है, ये क्या चीज़ है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे हो गई। तो हमें सबसे पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और क्या है, इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड रे, all these lie on the same plane, all these lies on the same plane। तो ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, ये अगर इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, नॉर्मल, एन यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, और यहाँ पर भी दिखा देते हैं, ये क्या है, दूसरा वाला, इसको आई डेस्क मान लेते हैं, इसको आर डेस्क। तो होता क्या है, वैसे आर डेस्क क्या है, इमरजेंट एंगल बोलते हैं इसको। तो बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर दूसरा रूल है साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या है ये, स्नेल्स लॉ। तो इंसिडेंट एंगल की साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल की साइन क्या होती है, इसका रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होगा। तो इसका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन आई डेस्क अपॉन साइन आर डेस्क। बोलने का मतलब ये है, मतलब यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन आई डेस्क अपॉन साइन आर डेस्क। आई क्या है, आई डेस्क यहाँ पे है, ये आर डेस्क है। तो ये जो है रेशियो इक्वल होता है, यही सेकेंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। अब है बी, राइट वन डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज में क्या लिखेंगे आप, बी में, कि कॉन्वेक्स मिरर है,
कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है? कॉन्वेक्स लेंस में मान लिया सपोज करो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक रे तो आपको पैरेलल दिखा देनी है जो फोकल पॉइंट से होते हुए जाएगी, और दूसरा इसका ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी यहाँ से। तो इमेज कैसे बन रही है? यहाँ पे इनवर्टेड बन रही है। तो आपको क्या लिखना है? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? कॉन्वेक्स में इनवर्टेड रियल, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, और थोड़ा इनलार्ज होगी, तो ये दिखा देना है। अब है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में क्या होगा? कॉन्केव मिरर में मान ले यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक रेज तो आपको दिखा देनी है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ऐसी, दूसरी क्या है, ये पैरेलल जाएगी और ये क्या हो जाएगी, इधर से डाइवर्ज हो जाएगी। अब डाइवर्ज होती हुई रेज को बैक में मिलाएंगे तो क्या है, यहाँ पर जाए। तो अब दोनों रेज कहाँ पे मिल रही? यहाँ पे। तो ये क्या है, एक तो इमेज क्या होगी, स्मॉलर, तो इमेज क्या होगी, स्मॉलर होगी, और क्या होगा, ये होगी वर्चुअल, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज नहीं मिल रही है, तो वर्चुअल इमेज होगी, इमेज वर्चुअल होगी, स्मॉलर होगी और इरेक्टेड होगी, इरेक्टेड इमेज। तो ये दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 32, सोनू नीड्स ए लेंस ऑफ पावर 2.5D फॉर करेक्शन ऑफ हिज विजन। तो क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही सफरिंग फ्रॉम। तो ये सफर कर रहा है किससे? क्योंकि पावर क्या है, पावर इक्वल टू 2.5D दे रखा है, जो क्या है, प्लस में है। तो इसका मतलब इस तरीके का जो लेंस है वो क्या है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो है ये किससे सफ़र कर रहा है वो दिखाना मैं। तो ये सफ़र कर रहा है, ये वैसे लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि पॉजिटिव पावर है। तो कॉन्वेक्स लेंस की आपको याद होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है हमेशा, ये पॉजिटिव में होता है। क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ फोकल लेंथ है, फोकल पॉइंट। तो इसलिए जो है कॉन्वेक्स लेंस है। और दूसरी चीज़, इसको किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है वो पता होना चाहिए आपको। तो इसलिए ए में व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन क्या हो जाएगा, ये हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो नज़दीकी चीज़ों का फोकल जो है इमेज फॉर्मेशन रेटिना से बियॉन्ड बनता है, इसलिए नहीं दिखाई देता। बी है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस। तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पी एफ इक्वल टू 1/p या p इक्वल टू 1/f जो भी है। तो यहाँ पर 1/2.5। अब डायोप्टर है तो किस में निकलेगा, 2.5 फोकल लेंथ निकलेगी जो भी मीटर में, डेसिमल हटा देते हैं। अब 0.4 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस, तो नेचर है क्या है इसकी, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो नेचर हो गई कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस है ये। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएट बिटवीन कैटरेक्ट एंड प्रेसबियोपिया, हाउ कैन दीज बोथ बी करेक्टेड। तो कैटरेक्ट एंड प्रेसबियोपिया में आपको डिफरेंस देना है, तो आपको ऐसे लिख लेना है। तो प्रेसबियोपिया क्या होता है, दिस इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन फाइंड डिफिकल्ट टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी नज़दीक के भी नहीं दिखाई देते और दूर के भी नहीं दिखाई देते। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन अराइजेज ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स। तो जैसे जैसे एज होती है, सिलियरी मसल्स जो होती हैं क्रिस्टलाइन लेंस की क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, इलास्टिसिटी उनकी डिक्रीज हो जाती है।
तो फोकल लेंथ ना तो बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, तो इसलिए दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, नज़दीक की चीज़ें भी नहीं दिखाई देती, तो इसको प्रेसबियोपिया कहते हैं। कैटरेक्ट में क्या होता है, इट occurs when the clear lens of the eye becomes cloudy due to protein buildup that becomes opaque leading to the blurred or dimmed vision। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन बिल्डअप होने की होता ओपेक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिस वजह से इंसान को दिखाई नहीं देता और इसीलिए जो है ये प्रॉब्लम पैदा होती है, इसको बोलते हैं कैटरेक्ट। अब करेक्शन ऑफ प्रेसबियोपिया क्या है, इसमें लेंस से ठीक हो सकता है, लेंस से ट्रीट किया जाता है, इसके लिए बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है, यानी कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी। तो ऊपर वाले पार्ट में दूर को देखने के लिए क्या होगा, अपर पोर्शन कॉन्केव लेंस का होता है दूर को देखने के लिए, और नज़दीक का देखने के लिए जो लेंस का निचला पार्ट है वो कॉन्वेक्स का होता है नज़दीक की चीज़ें देखने के लिए। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। कैटरेक्ट में क्या करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकली रिमूविंग दिस ओपेक मेम्ब्रेन। दिस डिफेक्ट इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल बट कैन हैपन इन यंगर पीपल एज वेल एज। तो बच्चों अगला सेक्शन डी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 36 तक है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए पार्ट है, मेटल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन देयर फ्री स्टेट इन नेचर। तो उसका कारण क्या है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन, और ये ऑक्सीजन या सल्फाइड से जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। तो आपको आंसर इसका ऐसे लिखना है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट फाउंड इन देयर फ्री स्टेट बिकॉज दे आर highly reactive metals and they have a strong tendency to lose electrons and form positive ions, calcium and magnesium ion. This makes them readily combine with other elements such as oxygen, carbon and sulfur. तो ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर के साथ अक्सर ये क्या कंबाइन करके क्या बनाते हैं, नए कंपाउंड्स बना लेते हैं जल्दी से, टू फॉर्म कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। तो जैसे एज एन एग्जाम्पल कैल्शियम किस फॉर्म में रहता है, अर्थ क्रस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरे का आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो उसका आंसर आपको ये लिख देना है, सोडियम एंड पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड इन ऑयल बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स पर्टिकुलरली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। इफ दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद वाटर, even moisture in the air, they can react violently. Storing these metals in oil prevents them from coming into contact with air or moisture, thus keeping them stable and preventing dangerous reactions. तो पोटेशियम एंड सोडियम और लिथियम ये दोनों वाटर और ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और इसीलिए ऑयल के अंदर इसको रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है एयर में उसके कांटेक्ट हट जाए। अगला क्वेश्चन है सी पार्ट, सब्सटेंसेस लाइक लेमन और एनी सॉर सब्सटेंसेस आर इफेक्टिवली यूज्ड इन क्लीनिंग द टर्निशिंग कॉपर वेसल्स। तो बच्चों टर्निशिंग का मतलब क्या होता है, कॉपर का जो मतलब कोई वेसल है तो उसका सरफेस में क्या आ जाती है, एक कोरोजन की थिन लेयर बन जाती है, इसको क्या कहते हैं, टर्निश। तो जैसे कि सरफेस क्या हो जाता है, डल हो जाता है मेटल का, तो उसको हम टर्निश बोलेंगे। तो इसको क्लीन करने के लिए हमें लेमन और सॉर सब्सटेंसेस का यूज़ क्यों करना पड़ता है, तो उसका रीज़न ये है, लेमन और अदर सॉर सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू क्लीन टर्निश्ड कॉपर वेसल्स बिकॉज दे कंटेन एसिड्स विच रिएक्ट विथ टर्निश कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड। तो जो टर्निश होती है, कोरोजन जो होता है, कोरोजन की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड। तो बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करेगा, उसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो ये सब उसमें डिजोल्व हो जाता है, दैट कैन ईजिली वाइप्ड अवे, उसके बाद उसको साफ कर सकते हैं। दिस रिएक्शन हेल्प टू रिमूव द डल और डिस्कलर्ड लेयर एंड रिस्टोर the shiny original surface of the copper।
अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर डी। कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। तो कॉपर को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है हॉट वाटर टैंक बनाने में? हॉट वाटर टैंक्स आर ऑफन मेड ऑफ कॉपर इंस्टेड ऑफ स्टील बिकॉज कॉपर हैज सेवरल एडवांटेजेस। तो एक तो क्या होता है कॉपर में, कॉपर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर टू स्टील। कॉपर इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन कंपेयर टू स्टील। स्टील जल्दी से कोरोड हो जाता है। कॉपर हैज़ नेचुरल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसलिए वाटर टैंक जो है जो माइक्रोब्स होते हैं उनको रिमूव कर लेता है कॉपर, या किल कर देता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कॉपर में। और है अगला पॉइंट, कॉपर इज मोर ड्यूरेबल कंपेयर टू स्टील। तो स्टील से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है कॉपर वेसल्स की, इसलिए हॉट वाटर टैंक कॉपर का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक। तो फूड कैंस में जो कोटिंग होती है वो टिन की होती है। रीज़न क्या है इसका? टिन इज नॉन टॉक्सिक एंड सेफ फॉर फूड कॉन्टैक्ट। इट डज नॉट रिएक्ट विथ फूड सब्सटेंसेस मेकिंग इट बेटर एंड सेफर चॉइस फॉर फूड प्रिजर्वेशन। टिन इज मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। एक तो टिन से कोरोजन नहीं होता, और जो कैन बना होगा जिस भी मेटल का वो सेफ रहता है, मेटल भी ख़राब नहीं होगा जिसका कैन बना हुआ है, क्योंकि बाहर क्या है कोटिंग है किसकी, टिन की, जो बचा के रखता है। और दूसरी चीज़ है टिन क्या होता है, मेलेबल होता है एंड कैन बी इजीली अप्लाइड एज ए थिन कोटिंग ओवर कैंस। तो कैंस के ऊपर थिन कोटिंग लगाई जाती है इसकी, क्योंकि मेलेबल होता है। टिन डज नॉट अल्टर द टेस्ट ऑफ फूड। और ओवरऑल रिजल्ट क्या है, टिन की वजह से फूड का टेस्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिएक्ट नहीं करता फूड से। अगला क्वेश्चन ये चॉइस का है, सेकंड पार्ट, हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो इसका आंसर लिखना आपको, कॉपर इज रिफाइंड यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस which involves passing an electric current through an electrolyte cell. Here is how the process works. तो क्या है, पहले एनोड इज मेड ऑफ इम्प्योर कॉपर। एनोड जो है इम्प्योर कॉपर का बनाया जाता है, जैसे ऑर्स हो गया, स्क्रैप्स हो गया कॉपर की, विच विल बी रिफाइंड, जिसको रिफाइंड करना है उसका एनोड बना देना है। और कैथोड क्या बनाएंगे, कॉपर का, प्योर कॉपर मेटल का कैथोड बना देना है। उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट करेंगे, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे। और मिक्स क्यों करना है सल्फ्यूरिक, दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ OH आयन। अगर सल्फ्यूरिक, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डालते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट बढ़ेगा, क्योंकि वाटर में OH आयन जो है कम होंगे, नहीं तो वाटर के OH आयन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। अगला पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड कॉपर एटम फ्री इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर एटम जो एनोड में है वो इलेक्ट्रॉन फ्री करके क्या बनाएगा, कॉपर आयन बना देता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आ जाते हैं इस प्रकार से। तो जो इम्प्योर जो कॉपर है वहाँ से इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएंगे, कॉपर आयन, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करके। उसके बाद एट द कैथोड, कैथोड में क्या होता है, कॉपर आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपोजिट एज प्योर कॉपर। उसके बाद जो ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रखे हैं एनोड से फ्री, तो ये कॉपर आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, जो प्योर मेटल है कॉपर आयन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन करके जो है क्या होगा, कॉपर बन जाएगा। तो यहाँ पर प्योर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड में। प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड व्हाइल इम्प्योरिटीज आइदर रिमेन इन सॉल्यूशन और फॉर्म एनोड स्लज। तो सेटल डाउन करके जो इम्प्योरिटी जाती हैं, तो आपको डायग्राम ऐसे बना लेना है इसका। ये हो गया इम्प्योर कॉपर का एनोड बना देना है, और यह हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स कॉपर सल्फेट जिसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सअप किया गया है ये, और यहाँ पर डिपॉजिट होगा क्या, प्योर कॉपर, किसमें, कैथोड में।
अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, राइट टू डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स में क्या होता है, एक तो डक्टाइल होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल और मैलेबल होते हैं, मतलब इनकी सीट बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब इनकी वायर हम स्ट्रेच कर सकते हैं लंबी लंबी, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मैलेबल होते हैं। तो ये डिफरेंस दे देना आपको, दो लिखनी थी, दो फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसे लिख देना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसका फर्स्ट पार्ट है स्टेट द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स। तो सारी इवेंट्स लिखनी है आपको। द की इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पहले क्या होता है, इन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट। दूसरा पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा पॉइंट है वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। फोर्थ है एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं उसके बाद स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और डार्क रिएक्शन शुरू होती है, जिसमें क्या होता है, पहले तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में पहले ये इवेंट्स होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट अप हो जाता है। उसके बाद तब जाके स्टोमेटा क्लोज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, डार्क रिएक्शन में होता है सब, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ये दिखा देना आपको ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। और लास्ट में दिखा देना ट्रांसपायरेशन, जो एक्स्ट्रा वाटर है ये एवोपरेट हो जाता है ड्यू टू सन्स हीट दैट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ वाटर अप टू द लीव्स, और उसकी वजह से रूट से फ्लो मेंटेन रहता है लीव्स तक वाटर का। अगला क्वेश्चन है हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन। तो अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो ये दिखा देना आपको। सबसे पहले इंजेक्शन होता है। अमीबा हैज़ अ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन दैट अलाउज इट टू एक्सटेंड इट्स साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टेम्पररी प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया मीनिंग फॉल्स फीट। बोलने का मतलब है कि अमीबा का जो है बॉडी है जो, तो यहाँ पर से कहीं से भी ये ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि कोई फूड लेना है अमीबा को, जैसे फूड पार्टिकल है, तो यहाँ से ये फॉल्स फीट जो है ग्रो होने लगते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, इसको सराउंड कर देते हैं फूड पार्टिकल्स और ये अमीबा के अंदर हो जाता है इसका इंजेक्शन। तो ऐसे ये दिखा देना। व्हेन एन अमीबा इनकाउंटर्स फूड पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया और स्मॉल प्रोटोजोआ इट यूजेस इट्स स्यूडोपोडिया, तो ये स्यूडोपोडिया है, टू सराउंड द इनगल्फ द फूड। Once the food particle is completely surrounded, the pseudopodia wrap around the food particle, enclosing it within a pocket of amoeba cell membrane, which is called food vacuole। और इसी को क्या बोल देंगे हम, ये pseudopodia सराउंड कर दिया इसको, अब ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, उसी समय बन जाता है। उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है। इनसाइड द फूड वैक्यूल digestive enzymes are secreted to break down the food particles into simpler substances. This process is called intercellular digestion, क्योंकि ये सेल्स के अंदर हो रहा है, because it occurs within the cell। उसके बाद क्या काम होता है, एब्जॉर्प्शन का। After digestion, the nutrients like amino acids, sugars and fatty acids are absorbed into the cytoplasm of the amoeba, where they can be used for energy, growth and repair। उसके बाद फाइनली आपको दिखा देना इजेक्शन। एनी अनडाइजेस्टेड मटेरियल लेफ्ट इन द फूड वैक्यूल इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द अमीबा थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड इजेक्शन, एंड वेस्ट मटेरियल चले जाता है इन्वायरमेंट में। और ये पूरा हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, देयर आर टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। एक तो होता एरोबिक रेस्पिरेशंस, एक होता अनएरोबिक रेस्पिरेशंस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है, व्हेयरएज एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन by in presence of oxygen to form carbon dioxide and water, and a lot of energy is released and in lack of oxygen।
लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, कम एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये है ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है, पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। ये दो केस हो सकते हैं, जैसे मसल क्रैम्प्स होती है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की लैक हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो क्या बनता है, ये एक्चुअली में लैक्टिक एसिड है। व्हाट इज दिस, दिस इज लैक्टिक एसिड। इसका फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, आप लैक्टिक एसिड लिख सकते हो इसकी जगह में। लैक्टिक एसिड रिलीज होता है और एनर्जी निकलती है किसमें, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। सेकेंड पॉइंट है, इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट। यीस्ट में ये होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यीस्ट क्योंकि बगैर ऑक्सीजन की एक रिएक्शन होती है, तो इसका इनकम्प्लीट जो है ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। तो किस में कन्वर्ट हो पाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सेम प्रीवियस केस में। तो ये ऐसे दिखा देना आपको। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन इन फिश। तो फिश में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, आपको ऐसे दिखा देना है, ब्लड सर्कुलेशन इन फिश इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन मैमल्स। फिश हैव a single circulatory system with a two-chambered heart consist of one atrium and one ventricle. Here is how blood circulation works in the fish. सबसे पहले क्या होता है, deoxygenated blood from the body return to the heart via the vena cava. It enters the atrium. तो फिश का जो हार्ट होता है उसमें एक वेंट्रिकल होता है, एक एट्रियम। तो एट्रियम में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का इंटर करता है। उसके बाद क्या होता है, द एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुशअप करता है किसमें, वेंट्रिकल में। उसके बाद वेंट्रिकल क्या करता है, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड थ्रू द बल्बस आर्टरी टू द गिल्स। तो फिश में कौन सी आर्टरी होती है, बल्बस आर्टरी के थ्रू गिल्स में पहुंचाता है ये वेंट्रिकल, पुशअप करके ब्लड पहुंच गया गिल्स तक। अब गिल्स में क्या होता है, एट द गिल्स द ब्लड पासेस थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। गिल्स में ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, जहाँ से वो ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर क्यों वाटर में रहती फिश, तो वाटर में जो अवेलेबल ऑक्सीजन होती है वो इन कैपिलरीज में चली जाती है, डिफ्यूजेज इनटू ब्लड। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में होती है वो डिफ्यूज हो जाती है वाटर में। फोर्थ पॉइंट में लिख देना आपको, द नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स इंटर्स लार्ज ब्लड वेसल्स। उसका गिल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो किस में चले जाता है, गिल आर्टरीज में चले जाता है। ये कैपिलरीज किस में कन्वर्ज हो जाती हैं, गिल आर्टरीज बोलते हैं उनको। बाद में ये गिल आर्टरीज इवेंचुअली कंबाइंस टू फॉर्म आयोटा, और आयोटा से पूरे फिश की बॉडीज को क्या चले जाता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन चली जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन थ्रू आउट द बॉडी। और इस प्रकार से पूरा ये सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे चलता है फिश का। तो डायग्राम आपको ऐसे दिखा देना है। ये हुआ आपका वेंट्रिकल्स, एट्रियम में वीना कावा के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है, एट्रियम से पुशअप करके ब्लड कहाँ चले जाएगा, वेंट्रिकल से पुशअप करके कहाँ चले जाएगा, गिल्स में डिफ्यूजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आउट होती है, और इन होता है क्या, ऑक्सीजन। उसके बाद ये क्या हुआ, ब्लड प्योरीफाई हो गया। अब ये गिल आर्टरीज आयोटा में ब्लड पहुंचाती है, आयोटा से पूरी बॉडी को छोटी छोटी आर्टरीज में पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं फिश की पूरी बॉडी में, वहाँ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और जो वीना कावा है कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये एट्रियम में आ जाता है। तो इस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फिश का। क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन नंबर 39 दे रखे हैं सेक्शन ई में, तो इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए बी सी डी हम पहले करा चुके हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 37 है, द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी
when new but coated with a reddish brown powder when left for some time. Some other metals also get tarnished in some manner, same manner. This process can cause damage to the buildings, railway tracks, automobiles, and other metal objects. We quite often hear that an old building has collapsed of its own, causing loss of both lives and property. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 वो ए दे रखा है, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन अबव केस। तो यहाँ पर क्या है, जो आयरन है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है कोटेड। तो क्या है ये, इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग एक एग्जाम्पल है किसका, जो मेन प्रोसेस है वो कोरोजन है। तो कोरोजन का मतलब होता है मेटल का सरफेस खराब हो जाना, एक किस्म से स्पॉइल हो जाना उसका सरफेस। तो जो ओरिजिनलिटी है उसकी मतलब कि वो क्या हो जाती है, डल हो जाता है, कलर शाइनी का डल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं या रस्टिंग। तो रस्टिंग मतलब आयरन के केस में इसको रस्टिंग बोलेंगे, और ओवरऑल कोरोजन का मतलब होता है कि टर्निश हो जाना, यानी मेटल का डल हो जाना, उसका डिकलराइजेशन हो जाना, तो वो कोरोजन होता है। तो रस्टिंग एक एग्जाम्पल है कोरोजन का ही, तो हमें ऐसे लिख देना रस्टिंग कोरोजन। बी पार्ट, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स अदर देन आयरन विच गेट्स टर्निश्ड इन ओपन एयर। तो एक एग्जाम्पल आप किसका दे सकते हो यहाँ पे, सिल्वर का। सिल्वर क्या है, ये करता है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है क्या, ये बनाएगा सिल्वर ऑक्साइड, और क्या बना देता है, वाटर। सिल्वर सल्फाइड का कलर क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है, यानी सिल्वर बेसिकली क्या होता है, शाइनी होता है। वाइट कलर का जो चेंज हो जाता है किसमें, ब्लैक में। तो ये क्या हो जाता है, एक किस्म से टर्निश हो जाता है ब्लैक कलर में। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो कॉपर का। कॉपर क्या करता है, यहाँ पर बैलेंस करना तो बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को। कॉपर क्या करता है, कॉपर करता है रिएक्शन एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो होती है, इससे रिएक्शन करके बनाता है ये बनाता है Cu2OH का होल ट्वाइस, और साथ में बना देता है कॉपर कार्बोनेट। इन दोनों को मिक्सिंग करके बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं और पैटिना भी बोलते हैं, जो क्या होता है ग्रीनिश कलर का। तो ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है कॉपर बेसिकली ग्रे होता है, और किस में चेंज हो जाता है, ग्रीनिश में। तो ये क्या हो जाता है, ये भी टर्निश हो जाता है। 2 एग्जाम्पल ये हो गया। अब है सी वाला, हाउ डज वी प्रिवेंट दिस प्रोसेस, राइट एनी 2 स्टेप्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो स्टेनलेस स्टील की कोटिंग कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील कंटेन्स क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम होता है। अब क्रोमियम क्या करता है, एक लेयर बना लेता है किसकी, क्रोमियम ऑक्साइड की, पैसिव ऑक्साइड लेयर। और इससे जो है जो अंडरलाइंग मेटल्स है जिसमें ये कोट कर रखा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और रिएक्ट किससे, मॉइस्चर और ऑक्सीजन का जो है कनेक्शन क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। उस वजह से जो है अंदर का मेटल जो है सेफ रहता। तो इससे क्या हो जाता है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ रस्टिंग को। सेकंड क्या है, अल्टरनेटिव कोटिंग मेथड क्या है, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स लाइक पेंट लगा सकते हैं, पाउडर कोटिंग कर सकते हैं, और गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की कोटिंग करना। तो जिंक भी एक जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और उससे अंदर का मेटल्स क्या होता है, सेफ होता है। कैन ऑल्सो बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग रस्ट एंड कोरोजन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, वाई आयरन टर्न इनटू रेडिश ब्राउन कलर, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सेम। तो यहाँ पर है वाई आयरन टर्न इनटू रेडिश ब्राउन कलर, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सेम। तो इसका आंसर लिखना है आपको, व्हेन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज टू मोस्ट एयर। मोस्ट मतलब जिसमें मतलब कि ह्यूमिड एयर बोलते हैं, जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। इट अंडरगोज ए केमिकल चेंज
leading to the formation of a brown powdered mass on iron, leading to occurrence of a phenomenon known as rusting. तो रस्टिंग एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। आयरन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये बन जाता है एक्चुअली में। यहाँ पर क्या है, आयरन और ऑक्सीजन और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते थे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो बहुत ही कमज़ोर सब्सटेंस होता है, बहुत वीक होता है। तो जो है इसकी वजह से ही बिल्डिंगें जो हैं, पुरानी बिल्डिंगें जो हैं ज़्यादातर कॉलेप्स हो जाती हैं, ब्रिजेस कॉलेप्स हो जाते हैं, तो ये उसकी वजह से होता है। नंबर 38, दिव्यांग विजिट्स हिज डॉक्टर्स कंप्लेनिंग ऑफ इंक्रीज थर्स्ट एंड फैटिक, frequent urination, unexplained weight loss over the past few weeks. His family has a history of diabetes and he admits to having a sedentary lifestyle and poor dietary habits. Now Divyam is concerned about his symptoms and focused on improving his health. तो यहाँ पर ये वाले का आंसर है, which glands help in regulation of blood sugar levels. तो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए कौन सा ग्लैंड हमारा हेल्प करता है, वो है पैंक्रियाज। पैंक्रिया, तो पैंक्रियाज इसमें हेल्प करता है। पैंक्रियाज से क्या होता है, सीक्रेट इंसुलिन, तो वही ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बी वाले का आंसर है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डज दिव्यांग हैव टू मेक इन हिज डेली रूटीन फॉर क्योरिंग डिसीज, यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो डेली रूटीन है उसमें क्या 2 चेंज करने पड़ेंगे, वो लिखना है आपको। यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन का आंसर है कि प्लांट्स में केमिकल्स कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो आंसर ऐसे देना आपको, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लांट्स आर अकर्ड इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड्स सीक्रेटेड इन प्लांट्स नोन एज फाइटो हार्मोन्स, और प्लांट हार्मोन्स कहते हैं जिनको। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड साइटोकाइनिन्स हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन द फास्ट ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज प्लांट हार्मोन्स। तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरे वाले का आंसर है, what changes does Divyam have to make in his daily routine for curing diseases, write any 2। दूसरे वाले का आंसर है कि दिव्यांग को डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसने 2 जो है चेंज करने, तो 2 चेंज क्या करेगा अपनी रूटीन में। फॉर मैनेजिंग डायबिटीज़ इफेक्टिवली दिव्यांग कैन कंसिडर मेकिंग द फॉलोइंग 2 चेंजेस इन हिज डेली लाइफ। ही शुड टेक बैलेंस डाइट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, fruits and increase protein and healthy fat in his diet and control carbohydrate intake। carbohydrate intake कम करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2, he should increase physical activity। डायबिटिक पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, लाइक एक्सरसाइज, साइकिलिंग, वॉकिंग, इनमें से कोई एक कर सकता है दिव्यांग, तो उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकती है। अगला है चॉइस का क्वेश्चन, डी पार्ट, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो आपने देखा होगा कुछ डायबिटिक पेशेंट को क्या कहते हैं, इंसुलिन से इनके इंजेक्शन लगते हैं, तो क्यों लगते हैं, किन पे लगते हैं ये। तो दिस फॉर्म इज करेक्टराइज्ड बाय द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज में कुछ बीटा सेल्स होती हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, जहाँ से क्या होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है, लीडिंग टू लिटिल और नो इंसुलिन प्रोडक्शन। जब बीटा सेल डैमेज हो गई तो इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट में इंसुलिन या तो नहीं बनता है या फिर बहुत कम बनता है। इट इज़ नोन एज टाइप 2 डायबिटीज़। ये टाइप 2 नहीं बोलते, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन आर नेसेसरी फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन नेचुरली। तो नेचुरली बहुत सारा जो है इंसुलिन इतना सफिशिएंटली रिलीज नहीं होता, नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए। इसलिए बाहर से इंसुलिन को क्या करा जाता है, बाहर से दिया जाता है इंजेक्शन की फॉर्म में। दिस ट्रीटमेंट हेल्प्स प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, इंश्योरिंग बेटर हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ए रेनबो इज ए कलरफुल
or that appears in the sky after it rains. It happens when sunlight shines through water droplets in the air. A rainbow is an excellent demonstration of light dispersion and further proof that visible light is made up of a spectrum of wavelength, each associated with a distinct color. Each droplet of water acts as a tiny prism, dispersing light and reflecting it back to an observer's eye. तो नेम द स्पेक्ट्रम कलर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो आपको ये याद रखना, विबग्योर क्या है, विबग्योर बीच में आई है ये विबग्योर। यहाँ पे वी फॉर वायलेट है, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो ये वैसे कलर लिखने आपको ये। तो ये एक आंसर हो गया बी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सन ड्यूरिंग द रेनबो। तो सन कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और रेनबो अगर यहाँ बनता है तो क्या है, इसके दोनों अपोजिट में होने चाहिए। सन बैक में होना चाहिए ऑब्जर्वर के, और फ्रंट में क्या होना चाहिए, रेनबो। फ्रंट में मतलब रेनबो बनेगा, उसको दिखेगा। तो सन की पोजीशन बैक में होनी चाहिए ऑब्जर्वर के। सी, ड्रॉ a ray diagram showing the dispersion through a prism, also indicate the order of colors of the spectrum obtained। तो आपको क्या करना है, इसमें डायग्राम बना देना है ऐसे। ये रे डायग्राम बना दिया, यहाँ पर ये दिखा दो, ये क्या है, नॉर्मल। अभी क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा, तो ये इंक्लाइंड होगा इधर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड कलर, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले वो यहाँ पर से क्या होगा, डेविएट होगा, आर रेड सबसे पहले रेड होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में होगा वी, और बीच में आपको ऐसे दिखा देना है कलर, ऐसे करके जी वाई ओ आर करके जो भी है। तो ये कलर आपको दिखा देना है ऐसे करके, और कलरों को दिखा दो आप, वायलेट से लेके रेड तक दिखा दो, यहाँ से करके दिखा देना था। ये हो गया रे डायग्राम इसका। अब है डी पार्ट, नेम द नेचुरल फेनोमेना इन द करेक्ट ऑर्डर इन्वॉल्विंग इन रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन में जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, मान लिया सपोज करो कि ये क्या है, ड्रॉप है, ये है वाटर ड्रॉप। अब वाटर ड्रॉप में जैसे कि मान लिया सपोज करो कि यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर हो गया, इधर सन है। अब लाइट रे आ रही है सन से, यहाँ पर से ये, और ये हो गया नॉर्मल यहाँ पे। अभी क्या हो गया, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले होगा इंसिडेंट ऑफ लाइट रे। तो ऐसे करके ऑर्डर तरीके से लिखना आपको, इंसिडेंट ऑफ लाइट रे, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कौन सी हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। सेकेंड इप्सन में रिफ्रैक्शन हो रहा, और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर लाइट रे गई ए से लेके बी पॉइंट तक गई। तो बी पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पे होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन तो अमूमन चीज़ में जो है, ट्रांसपेरेंट चीज़ में रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन एक स्पेशल केस है, जो ट्रांसपेरेंट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें भी हो सकता है। तो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन से अलग हटके होता है। तो इसको स्पेशली आपको अलग से वीडियो लेके समझाएंगे कि इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभी आपको ये दिखना है कि स्टेप वाइज देखना है कि रेनबो कैसे बनता है। तो पहला पॉइंट है इंसिडेंट ऑफ लाइट रे, फिर सेकेंड पॉइंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर क्या दिखा देना है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और उसके बाद यहाँ पर फिर जो है ऑब्जर्वर को जाएगा ये लाइट रे, रिफ्रैक्ट हो गई। तो यहाँ पर दोबारा से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, दोबारा से रिफ्रैक्शन। अभी क्या है, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगा। यहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, ये मतलब डिस्पर्जन भी होता है इसका 7 कलर्स में। तो इस प्रकार से एक कलर इधर हो गया, एक कलर का अलग हो जाएगा। तो ऐसे करके यह सारे कलर किसको दिखेंगे, ये ऑब्जर्वर को दिखेंगे, वायलेट से लेके रेड तक। तो इस प्रकार से दिखता है।
बाकी बच्चों अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।